डॉक्यूमेंट आपको पिछली बार ये हम इसी डॉक्यूमेंट से डिस्कस कर रहे थे, जो डेवलपमेंट हुए हैं जनवरी टू मार्च में, और कुछ एक बिल्स जो मॉनसून सेशन में हुए थे उससे पहले हमने उनको डिस्कस किया था। कुछ फार्मर से रिलेटेड थे, कुछ जो पैंडेमिक है इसकी वजह से कुछ एक हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड बिल्स थे। ये बिल्स हमने डिस्कस किए थे, एंड इट वाज सम 26-27 बिल्स दैट कन्वर्टेड इनटू एक्ट, है ना। तो एक्ट और बिल में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता चुका था कि कोई भी ड्राफ्ट जो जब तक वो अप्रूवल नहीं उसको आप कह सकते हैं कि जब तक अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल नहीं मिलता है पार्लियामेंट में बाय वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी, तब तक वो एक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है ना। और इसी तरह से स्टेट लेवल पर जो भी प्रपोजल होता है, जो भी ड्राफ्ट होता है, जब तक उसे स्टेट लेजिस्लेचर उसे इनेक्ट नहीं करती है, देन तब तक वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो उसके बाद वो स्टेट लेवल पर एक्ट बन जाता है। इसी तरह से ये कुछ एक हमने डेवलपमेंट पिछली बार हमने ये पढ़े थे, देखिए स्टेट में मोटे तौर पर क्या क्या चीजें हुई और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में पिछली बात की तरह से। सर ये डॉक्यूमेंट ड्राइव पे अपलोड हुआ है क्या? हाँ, ड्राइव पर अपलोड हो चुका है, देखिएगा। ड्राइव पे तो नहीं मिला मुझे, और पहले वाले डॉक्यूमेंट्स भी सर अपलोड ये नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं भेज चुका हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड होने के लिए। ओके सर, मेरे पास कॉपी आती है, जो हम बीच में हम इसको थोड़ा सा बाद में क्यूरेट भी करते हैं, थोड़ा सा चेंज भी करते हैं, लुक एंड फील काइंड ऑफ चेंज, तो वो वो है, वो होगा बिल्कुल, आप देखिएगा एक बार, ठीक है ना। तो ये चीज थी जिसको हम आप पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। यस सर, अपलोड हो गया। ये कुछ डेवलपमेंट्स थे, है ना। ये डेवलपमेंट्स ये सारे डेवलपमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है जो आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए हमें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस की भाई क्या हो रहा है। तो वो एस्पेक्ट मैंने आपको पिछली बार भी थोड़े से बताए थे, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि थोड़े थोड़े कौन कौन से एस्पेक्ट हो। जो अभी हम ये डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, ये विजिबल है आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट? इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है, वो अभी चलो फिर कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा बेसिकली आउटलाइंस क्या होती है जिन पर हम बात करते हैं। आउटलाइंस जब पहली चीज की पार्लियामेंट में क्या हुआ है ना, डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं पार्लियामेंट में, क्या चीजें की गई हैं, इनेक्टमेंट्स बेसिकली, ठीक है। दूसरा, इसको आप ऐसे हम कह सकते हैं इट्स लेजिस्लेचर रिलेटेड एस्पेक्ट, लेजिस्लेचर रिलेटेड एस्पेक्ट की कौन कौन से नए कानून बने, लॉज एंड लेजिस्लेशन, एक तो ये है। और उसके साथ साथ फिर बात आती है कि कुछ पॉलिसी मेकिंग भी होती है, पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ कुछ एक स्कीम्स भी होती हैं। पॉलिसी मेकिंग एंड स्कीम्स, इनके सबके हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है या हमें जो चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं, वो होते हैं वर्डिक्ट्स।
जो भी एडजुडिकेशन हुआ है हायर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स में जो भी एडजुडिकेशन हुआ है, एक तो वो, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्वासी कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कुछ एक चीजें होती हैं जो हम जिनके ऊपर हम बात करते हैं। तीन एक चीज हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं, और कुछ एक मिसलेनियस एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई स्पेसिफिक हम बात करते हैं कोई स्पेसिफिक रिसर्च हुई है, कोई स्पेसिफिक रिसर्च हुई है जिसका हमारे ऊपर बियरिंग है, ठीक है, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो अभी हम इन द सेम वे हम देखेंगे कि कुछ एक चीजें हमें याद रहनी चाहिए, और उनको याद रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ एक स्टैटिक एस्पेक्ट्स भी हमें साथ के साथ पता चलते रहने चाहिए कि भाई अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किस पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। जैसे अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी एक बात बताइए, इससे पिछले डॉक्यूमेंट में कुछ रह गया था कवर करने के लिए, तो याद है? हेलो, अच्छा करिए, ये सीए वगैरह तुम सब डिस्कस कर चुके थे ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वगैरह। हेलो, सीए ये हम डिस्कस कर चुके थे ना पिछली बार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल, एनआरसी एंड ऑल। हेलो, मैं ऑडिबल? Sir, the classes for this document with the previous one, they've been uploaded on YouTube. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, that must have been uploaded, I think so. That must have been uploaded, हो चुकी होगी, आप एक बार देखिएगा और मैं भी देख करके बताता हूँ, बट डॉक्यूमेंट इज फॉर श्योर, आई हैव फॉरवर्डेड दैट एंड दैट मस्ट बी देयर इन ड्राइव, वो होना चाहिए। तो वी होप दिस डॉक्यूमेंट वी हैव डिस्कस्ड कि भी हमने सीए व्हाट वाज द डेवलपमेंट इन दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, later it became act, what were the objections by other states and the opposition parties, that hope मुझे उम्मीद है कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, यार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल, हाँ ये डिस्कस कर तो चुके हैं हम लोग, आई कैन रिकलेक्ट। हाँ जी बताएं, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट इन दिस डॉक्यूमेंट, इसमें कुछ बचा है? चलिए आप, अब हम ना मार्च के बाद के अप्रैल टू जून तक के डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि अप्रैल टू जून में क्या क्या हुआ, अप्रैल टू इस में क्या क्या हुआ इसको हम देखते हैं। अब देखिए कि जो अप्रैल मंथ में किस तरह के डेवलप हुए हैं, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल था, कौन सा इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल था, उसको हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेंशन करके चलते हैं कि लोकसभा में क्या हुआ, और लोकसभा में जो भी डेवलप थे उसके बाद रिसेंट क्या चेंजेस हमने उसमें देखे। तो लोकसभा में करीब 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2019 तक, वो जनवरी तक प्रपोज कुछ किए गए थे, एंड उसके बाद जो नेशन वाइड लॉकडाउन से रिलेटेड nationwide lockdown was there for fighting the pandemic, and the Lok Sabha the finance bill was proposed and passed without any discussion since majority was there, and this was the development in month of April.
व्हाट हैपेंड लेटर, उसके बाद और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ। हाई कोर्ट के अंदर अप्रैल के अंदर जो चेंजेस आए, जो रिसेंट चेंजेस थे, जस्टिस रजनीश ओसवाल वाज sworn in as the permanent judge of the common high court of Jammu and Kashmir and Ladakh. He was administered oath and secrecy by Justice Geeta Mittal at Raj Bhavan Jammu. इसमें देखने वाली बात बेसिकली क्या है कि हाँ सर, आप मतलब आप ऐसे बता सकते हो कि हमें कौन से पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं, मतलब जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऐसे की पॉइंट्स या कुछ ऐसे शॉर्ट में वन लाइनर्स। मैं ठीक है, मैं उन पॉइंट्स को ना अंडरलाइन कर देता हूँ। हाँ, ठीक है ना, okay. उन अंडरलाइन पॉइंट्स को, ये डॉक्यूमेंट विजिबल है ना आपको, हाँ सर, तो मैं अंडरलाइन करता चलूंगा, आप उसे ना लिखते चलिएगा इस तरह से, ठीक है ना। कि अगर यहाँ Okay, पर sir. हमने Yes. पॉइंट नंबर 1 लिखा तो इट मे बी नेम एंड इट मे बी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड रिलेटेड प्लेस एंड और डेट, आप और डेट स्पेसिफिक डेट न डाल करके आप मंथ डाल सकते हैं कि किस मंथ में क्या हुआ। ये इस Yes, तरह sir. से आप एक टेबल टाइप क्रिएट कर सकते हैं। ये मंथ ये था, इसमें ये कंसर्न पीपल थे जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, और या फिर इंस्टीट्यूशंस थे जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और वो जगह कौन सी थी जहाँ पर ये डेवलपमेंट हुए। लेकिन इनको आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा कंसाइज करके हमने क्रिएट किया है, उसके हिसाब से तो फिर से रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए इसमें कि परमानेंट जज के फॉर्म में, क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी जिस टाइम पर रिपील हुआ आर्टिकल 370 रिपील हुआ, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस और उसको कंप्लीटली इंडिया के अंदर मर्ज हुआ मान लिया गया। एंड इन दैट केस उसको दो पार्ट में दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख, है ना। तो अब जब टेरिटरी दो बना दी, तो वहां पर पॉसिबली जो हाई कोर्ट थी, तो हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ एक चेंजेस होने की जरूरत थी। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ एक जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ हो और किया गया होता है। दैट वाज जो जस्टिस थे रजनीश ओसवाल, इनको परमानेंट जज के फॉर्म में वहां पर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए बनाया गया, और कॉमन हाई कोर्ट रखी गई है अभी वहां पर। ठीक है, आप अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, दोनों का स्टेटस क्या है? स्टेटस है यूनियन टेरिटरी है अभी दोनों के दोनों। अभी फुल फ्लैश स्टेट का इनको स्टेटस नहीं दिया गया है। तो ये एक डेवलपमेंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस, ये फर्स्ट जज है हाई कोर्ट के जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ ली है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अर्लियर इट वाज जम्मू एंड कश्मीर वाज बीइंग रूल्ड अंडर द आर्टिकल ऑफ 370। ठीक है, तो ये आप एक लिख सकते हैं कि ये पहले जज थे जो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ ली। और बेसिकली पॉइंट, और इसकी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बारे में जो क्या इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। जम्मू कश्मीर कोर्ट of Jammu Kashmir and Ladakh was established in 26 March 1928, और वो महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर को बनाया था। later affected by Maharaja of Jammu and Kashmir. The seat of court between the समर कैपिटल एंड विंटर कैपिटल, समर कैपिटल श्रीनगर होती है और विंटर कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर होती है। August 19 reorganization bill was passed by both houses Indian Parliament. उस reorganization वजह से दो टेरिटरी बनेगी, that was जम्मू एंड आपकी आवाज कट रही है। इसको हम से इसलिए तो समर और विंटर कैपिटल से आपने क्या? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, उस जो टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी थी, तो अंडर आर्टिकल 370 इंडिया से अटैच थी। ठीक है, तो वहां पर उस टाइम पर भी दो कैपिटल हुआ करती थी, एक समर कैपिटल एक
हेलो, यस सर। तो समर में वो एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। समर में श्रीनगर और विंटर में आपका, सर डॉक्यूमेंट नहीं दिख रही है। हाँ अभी शेयर करता हूँ। समर में कैपिटल के लिए विंटर में हुआ करती थी। तो उसके बाद फिर आप उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी बनी, टेरिटरी बन गई, तो और अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई। तो एग्जिस्टिंग जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट्स है और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उन दोनों के कॉमन हाई कोर्ट डिसाइड कर दिया गया। और उसके लिए जो फर्स्ट जज है वो फर्स्ट जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अपॉइंटमेंट हुआ वो ठीक है। ये या 2019 बिल वाज पास्ड फॉर द पार्लियामेंट, तभी उसी के आसपास ही रिपीट हुआ। रिसेंटली उसके बाद क्या हुआ, 3 न्यू परमानेंट जजेस अपॉइंट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर। परमानेंट जजेस आर विनोद चटर्जी, कौर, जस्टिस सरदार, जस्टिस पुनीत गुप्ता। वॉइस बहुत ज्यादा ये एक सिर्फ जनरल, हेलो, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आप इसे रखिए। बहरहाल इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट जज के लिए ही है, ठीक है, आप उन्हें याद रखिए। और इसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट विजिबल है, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हेलो, क्लैरिटी है ना वॉइस में? ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में का आर्टिकल 370 रिपील होने के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में बनाया, अगस्त 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट हाउस ने अप्रूव किया, आप ये कहिए कि उसको इनेक्टमेंट बनाया, और उसके बाद उस स्टेट को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में, और दोनों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट बनाई गई। और उस कॉमन हाई कोर्ट के पहले आपके रजनीश, ठीक है, ये अपना याद रखें। बाकी इसके अंदर ये सिंस इट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देन वी नीड टू कंपाइल लाइक दिस, तो इस तरह से हमने कंपाइल किया है। उसके बाद 3 नए जज पढ़ना, उनको आप फर्स्ट, ठीक है। देन एमएचए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये जनरल, ये मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स बेसिकली ये इस बारे में हम देख सकते हैं। बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डोमेस्टिक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए जो है वो करेंटली। और उसके बाद हुआ है डेवलपमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट, इसमें क्या था, Home Affairs recently अप्रैल मई के ड्यूरिंग क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने लाइन स्प्लिटिंग के लिए पब्लिक ऑफेंस बना दिया उसे अंडर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और ये गाइडेंस इशू हुई थी क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड अप टू 3 मई 2020 तक टू कंटेन कोविड-19, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट, और ये जो डेवलपमेंट हुआ किस एक्ट अंडर हुआ, दैट वाज अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर किया गया, ठीक है। इस तरह के गाइडलाइंस में गाइडलाइन इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री नॉट ओनली मेकिंग वेयरिंग अ मास्क in public is mandatory but also include instructions for temperature screening at all workplaces as well as SAP directive for social
अब उसके बाद आता है कि ये किस अब उस एक्ट के किस सेक्शन के अंदर किया गया। द सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट can issue some of the directives also related to making the act and the provisions in that act enforceable. So whosoever without reasonable cause, जिसके अंदर आगे क्या 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 है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और पर्सन ऑथराइज्ड by the national authority, state authority or district authority in charge in this function under this act refuse to comply with any action by or on behalf of the central government or the state government or national executive authority, the state executive or district authority under this act shall be conviction, punishable with imprisonment. ये इसके अंदर प्रोविजंस थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट that may be extended up to 2 years, ये एक चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट क्या है? कैबिनेट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी in the Republic of India. It consists of state ministers called cabinet ministers, junior ministers called state ministers, and rarely deputy. ये static part है, ये मैं आपको बता दूं। This is static part of your static part of polity, static part of polity leading to recent changes. रिसेंट थिंग मतलब ये है, आपसे कुछ एक स्टैटिक एस्पेक्ट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है उसको कौन सा इंस्टीट्यूशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया है। कि जैसे भी रिसेंटली हम देखें कि यूनियन कैबिनेट ने क्या किया अप्रैल के अंदर, तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस उन्होंने प्रमलगेट किया, ऑर्डिनेंस प्रमलगेट किया और उसको अमेंड किया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 मेकिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर वर्कर एज कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। कॉग्नाइजेबल का मतलब होता है विदाउट रिपोर्टिंग, विदाउट फॉर्मली रिपोर्टिंग any breach of law and legislation leading to maintainability of offense। लीडिंग मत वर्ड यूज करिए, यहाँ पे कॉजिंग वर्ड यूज कीजिए, कॉजिंग। ठीक है, तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1872 के का हवाला देते हुए वर्कर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑफेंस होता है उसको कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया। ये यूनियन कैबिनेट ने किया और ये इसको प्रमलगेट किया, एक ऑर्डिनेंस इसका बनाया। हाँ, बिल एंड ऑर्डिनेंस में एक चीज और भी आप देखिएगा, बिल एंड ऑर्डिनेंस के केस में ये टेम्पररी पीरियड के लिए एनफोर्सेबल होते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए एनफोर्सेबल भी होते हैं, एनफोर्सेबल भी होते हैं। ठीक है, तो ये आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर, आ रही है। हेलो सर, आ रही है आवाज। अभी क्या बताया मैंने? सर आप अभी बता रहे थे हाँ जी, नॉन। अभी मैंने बताया क्या, जरा बताएंगे?
सर अभी आप बता रहे थे कि एपिडेमिक कॉग्नाइजेबल एंड नॉन वायलेंट ऑफेंस है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के लिए है, और इस कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रमलगेशन एज ए ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस और बिल टेम्परेरीली एनफोर्सेबल भी होते हैं अगर वो फुल फ्लैश एक्ट में कन्वर्ट ना हो पाए तो भी। सर आप ये पॉइंट टेम्परेरीली, सर आप ये पॉइंट फिर से बता सकते हो? हाँ जी लिखिए। जो कॉग्नाइजेबल का मतलब होता है विदाउट फॉर्मली रिपोर्टिंग एनी ब्रीच ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन कॉजिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ ऑफेंस। ठीक है जी, ये तो है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ठीक है, जिसको संज्ञान में लिया जाता है। और इसके साथ एक और भी टर्म मैं आपको आगे बताऊंगा, सो मोटो दैट आगे वो आने वाला है, बिकॉज़ सेम काइंड ऑफ ऑर्डिनेंस है। So, non-bailable offense, you all know that we discuss की हम बात करते हैं तो ये temporarily for a very short span of time till validity for the maintenance of social harmony and security इन बिल को एनफोर्सेबल रखा जाता है। बिल्स एंड ऑर्डिनेंस में पावर होती है अगर कैबिनेट उनको प्रोमलगेट करता है फंक्शनिंग लाइक ए लॉ। ठीक है, ये लॉ नहीं होते, दे फंक्शन लाइक लॉ। ये पावर मिलती कहां से? पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 से कैबिनेट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 कैबिनेट को ये पावर असाइन करता है। ठीक है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन और भी हमने इंटरप्रेट, स्मॉलर एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉल्ड यूनियन कैबिनेट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पर छोटा सा रूल्स लॉ के अंदर क्या जो बनाया गया कि किसी वायलेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस विल कंटेन हैरेसमेंट, फिजिकल इंजरी, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी आगजनी होती है, कोई भी तोड़फोड़ होती है, तो उसके लिए अटैक ऑन हेल्थ केयर वर्कर्स, तो उसके लिए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन इनटू द केसेस ऑफ अटैक ऑन द हेल्थ केयर वर्कर्स, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए, ये भी बनाया गया। अमेंडमेंट इन द एक्ट मेक्स द वायलेंस कॉग्नाइजेबल एज वेल एज नॉन लेबल, उसको अमेंड किया गया। दिस एपिडेमिक पनिशमेंट जो था, जो क्वांटम था इम्प्रिजनमेंट का, दैट वाज 3 months to 5 years एंड फाइन ऑफ 50,000 रुपीस टू 2 लाख रुपीस, ये अंदर रखा गया। और जो ग्रीवियस इंजरीज के लिए उसको बढ़ा करके 6 महीने से लेकर 7 साल तक के लिए पिटाई बोलते हैं। बता देता हूँ मैं आपको, प्यूनिटिव एक्शंस, प्यूनिटिव punishments means imprisonment is a kind of a punishment, while like 1 lakh and 5 lakh rupees are pecuniary punishment. Pecuniary punishments. Pecuniary means financial, and penalty means corporeal. ठीक है, तो ये है अंदर डेफिनेशन की हु इज हेल्थ केयर पर्सन। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा और उसके बारे में बात करते हैं कि स्टेट हाई कोर्ट में फिर आगे क्या हुआ इस महीने में, अप्रैल में। हाई कोर्ट इन इंडिया आर द प्रिंसिपल कोर्ट। ये एक बैकग्राउंड भी हमने स्टैटिक पार्ट लिया गया है, ये स्टैटिक है पॉलिटी का, आप पढ़ लीजिए, इसके प्रोविजंस और आर्टिकल्स होते हैं, इसको हम देखेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है, तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया है अप्रैल में न्यू जस्टिस फॉर द बॉम्बे, ओडिशा एंड मेघालय हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब
रिकमेंड करता है कि किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए वो एजीएम प्रोसेस होता है और उन 3 जजेस को 18 अप्रैल 2020 को अपॉइंट किया गया। लिख लीजिए कि 3 जजेस को अपॉइंट किया गया 18 अप्रैल 2020 को। और वो जस्टिस कौन कौन थे? जस्टिस दीपांकर दत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट, वाज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। हमने रिप्लेस किसको किया? जस्टिस विश्वनाथ मुंडा मेघालय हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस। रिप्लेस किया इन्होंने मोहम्मद रफीक, जस्टिस मोहम्मद रफीक को, जो करंटली जज ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। इसको लिख लीजिए। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद रफीक will take over as the Odisha High Court Justice. He will replace Sanju Panda. जस्टिस संजू पांडा। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है। अब उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस इन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मैं थोड़ा सा। तो अब इसमें आप ये देख लीजिए कि रिसेंटली यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court has an important verdict that has reinforced the anti-narcotic law. So, that punishment for the processing banned drugs under the Narcotic and Counterfeit Substance Act in 1985 depend on the quantity of banned substances seized from the person and not on the purity of the illicit drug. ये एक सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट एंटी नार्कोटिक लॉ को रीइंफोर्स करने के लिए दिया है। एंटी नार्कोटिक लॉ क्या, इस पर बहुत ज़्यादा आपको मुझे लगता है थोड़ा सा आप इसे देखिए अंदर क्या क्या चीजें हैं। सफिशिएंट एनफ की भी एंटी नार्कोटिक लॉ के अंदर कौन कौन सी चीजें जैसे कि चाक पाउडर, चीप नंबर मोर डेंजरस इम्प्योरिटीज, जो अडल्टरेशन है, जो इलीगल ड्रग मार्केट है, उसको चीजें आती हैं नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के अंदर। अब ये किया क्यों गया है? ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स 1985 ये जो आप डेवलपमेंट है टिल ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल में ये ठीक है। एनीथिंग यू वांट टू नो रिलेटेड टू दैट लॉ, समथिंग व्हिच यू वांट टू डिस्कस? इंटरेस्टेड? हेलो हेलो हेलो, am I audible? हेलो, यस सर। कुछ इसमें आप जानना चाहते हैं? सिंपल, बहुत कुछ डेवलपमेंट इसमें ऐसा हुआ है जो छोटे डेवलपमेंट को मैंने किए हैं, दैट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर। दोबारा इसमें कुछ चीजें अगर हो सकती हैं बट है नहीं, तो उसको हम देखेंगे। और बाकी आप बताइए इसमें से कौन से ऐसे टर्म वर्ड जो आपको लगते हैं कि आप जानना चाहते हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स? हाँ जी कार्तिक, कार्तिक आर यू लिसनिंग टू मी? रितिका, नफीसा,
गौरिका, it appears I'm not audible to you. हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? रुचि, सौम्या, स्मृति, हेलो हेलो हेलो, अंजलि, हेलो, सर आपकी वॉइस आ रही है बट इतनी you are clear not नहीं है। there. कट हो रही सर वॉइस। बहुत आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ सर। मेरे यहाँ पर तो मुझे जो आवाज का रिफ्लेक्शन है वो ठीक सुनाई दे रहा है, माइक सही काम कर रहा है, देख रहे हैं आप तक नहीं पहुँच रही है, सिस्टम इज ओके, बिट अनस्टेबल। हेलो, कनेक्शन अनस्टेबल है। हेलो, एक बार उसे रिलोकेट करके देखो, रिलोकेट करो उसे। हेलो, नाउ द करंट अफेयर्स इन पॉलिटी महीने में है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट हैं जिनको थोड़ा सा देख लेने से डेवलपमेंट होते हैं। तो मई मंथ में जो विधान परिषद की, हेलो 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 हेलो। देखिए, अगर आवाज प्रॉपर नहीं है तो वी कैन रीशेड्यूल दिस क्लास। इट मे पॉसिबल दैट वी मे थिंक ऑफ टुडे, हम देख सकते हैं कि दोबारा कभी सही हो सकता है। हेलो सर अब आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ। मुझे बीच में थोड़ा सा थोड़ा आप लोग बीच में ने और आर है ना, नो यस और नो करके थोड़ा सा बताते रहिए, ठीक है ना? ठीक है, इससे मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा, मैं बीच में कनेक्शन चेक कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। अब देखिए, अब जो मई मंथ में क्या डेवलपमेंट हुए हैं इनको देख लीजिए। जो महाराष्ट्र विधान परिषद है, जिसे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर। जो वहाँ पर इलेक्शन था और इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन वहाँ पर कंडक्ट कराने का डिसाइड किया ऑन 21 मई, decided to conduct the biennial election in the Maharashtra Legislative Council. The election of MLA by MLC by MLAs to be held जो held होना था 21 मई को अंडर सेफ एनवायरमेंट में। तो उसके लिए 3 अप्रैल 2020 को एक ऑर्डर इशू किया अंडर द आर्टिकल 324 to the postpone of the biennial elections to the 9 seats from the MLA's quota which fell vacant on April 24 and it was postponed due to coronavirus। तो वो एक डेवलपमेंट है कि इलेक्शन पोस्टपोन हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का क्या स्टेटस है हमारी पॉलिटी के अंदर, वो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मैसेज किया है कि कब ये बना और इसका क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है किन चीज़ों के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
It was formed in 1985. एक सेपरेट मिनिस्ट्री एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए बनाई गई 1985 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ? रिसेंट डेवलपमेंट इज expert appraisal committee of the environment ministry has approved the construction of new parliament building next to the existing heritage structure। तो देख लीजिए इसे, जो CPWD है वो एक नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के लिए जो एग्जिस्टिंग जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसके पास ही बनाने का एक प्लान है, और वो 922 करोड़ का है। और proposal for the expansion and renovation of existing parliament building at the parliament, ये एक डेवलपमेंट है, इसको आप देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ public accounts committee refers to the PAC refers to the public accounts committee of the Parliament of India. It has bit different from the CAG. It has its own mechanism to carry out some of the things, and it was constituted in 1921 against the static aspect of polity। अब इसमें आगे डेवलपमेंट क्या हुआ? सभा स्पीकर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी एज द चेयरमैन ऑफ PAC ऑफ द पार्लियामेंट दिल्ली, तो चार्ज ऑन 6 में। उसके बाद at present 16th Lok Sabha has no designated leader of the opposition, so the Indian National Congress being the largest party। अब PAC के कॉन्स्टिट्यूशन को आप देख लीजिएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन इज ऑफ रूलिंग पार्टी मेंबर्स and opposition party members, इसका कंपोजिशन होता है। बेसिकली PAC को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए ये चीज ध्यान रखनी है। अभी रिसेंट जो चेंजेस हैं वो लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन को चेयरमैन बनाया पब्लिक अकाउंट कमेटी का। दिस इज द सीयर चेंज। उसके बाद आप हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट exemption from the certain labor laws 2020 provide they fulfill certain deals, और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया, तो जो लेबर लॉ है थोड़ा और डाइल्यूट करने का रीजन जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। And you can say giving relief due to pandemic। वर्कर्स को के साथ क्या किस तरह का आप जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें वो थोड़ा सा डाइल्यूट किया। अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑल लेबर लॉज इन स्टेट एक्सेप्ट रिलेटेड टू लेबर एज ग्रेशिया टू वर्कर इन केस ऑफ एंड डिसेबिलिटी फैमिली वेज पेमेंट हैव बीन रिलैक्स्ड। इन तीनों को छोड़ करके कुछ चीजों को मैं काफी कुछ हद तक डाइल्यूट किया गया। दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट
statement by the UP government, the acts which will apply in the states are, ये जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, बॉन्डेड लेबर्स के लिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर, द राइट टू रिसीव टाइमली वेजेस, इसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। मूव of this move is to uplift the industrial investment and employment those migrant workers into those migrant workers who have come back from their native villages in the state and the large numbers. The move will not only allow the industry to freely employ large number of migrant workers but also help to bring back the economy back of that. Basically आप समझिए कि थोड़ा सा डायरेक्ट किया लेबर लॉ को और उनके 3 प्रोविजंस हैं जिनको impact of that, except related to the abolition of bonded labor, as a case of related disease, disabilities, and timely payment of wages. So, SARFAESI Act. It refers to securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of securities interest act to Indian law. ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें क्या चीज है। It provides 3 alternative methods of performing assets, and they are securitization, asset reconstruction, and enforcement of security without intervention of the code. Securitization को देख लीजिए, what is securitization? ये एक करेंसी का concept है कि अगर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको how this debt instrument is secured, डेट इंस्ट्रूमेंट किस तरह से सिक्योर किया जाता है, दैट these debt instruments are secured like issuing bonds, debentures, asset reconstructions, that is pledge and hypothecation, and mortgage, and enforcement of security without intervention of the court. This is another provision that lawsuits should not be avoidance. ये 3 मेथड रिकवरी के नॉन परफॉर्मेंस अब इसका डेवलपमेंट क्या हुआ है? रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ruled that all cooperative banks in the country make law RF ESI to make against persons. कभी केसेस पिछले that we allowed by corp banks to take use of the to make use of this act to recover. Hello.
हेलो 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 तो सागर अनटेबल हेलो तो सागर बच्ची हेलो हेलो सॉम You're audible, sir. हेलो अच्छा तो बताइए मैंने क्या बताया सिक्योरिटी क्या होता है अभी चेंज हुआ है सेक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी मैं और भी लोगों से पूछना चाहूंगा कि मैंने कुछ बोला है बताएंगे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक चेंज हुआ है and that is a very significant change to non conforming मई मंथ में है वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का भी इम्पोर्टेंट हाँ जी बताएंगे हेलो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो नाउ आई एम ऑडिबल आ रही आवाज आ रही है आप लोगों को हेलो चलिए काम करते हैं ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन कनेक्शन वी विल डिस्कसिंग और चीजों को बाद में फिर से डिस्कस करते हैं ठीक है ना हेलो Okay. ठीक है ना कनेक्शन मुझे लगता है आवाज मेरी आप तक पहुंच नहीं रही है या काफी डिस्टर्बेंस के साथ पहुंच रही है Yes, sir. Your voice is breaking a ठीक lot. है हाँ आप लोगों के तो कभी हाँ ये सब हो सकता है मेरी आवाज पहुंच रही है ये ठीक है तो हम इसको अभी मई को हम डिस्कस कर रहे थे इसको हम फिर से एक बार फिर से डॉक्यूमेंट इन डेवलपमेंट को फिर से डिस्कस